चलें जी, let's officially start our day 2 of the BFD workshop. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल की क्लास में हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला एरिया प्लस उसके साथ पोर्टफोलियो थ्योरी, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, डिविडेंड पॉलिसी, ये वाली सारी चीज़ें डिस्कस की थी। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज भी डिस्कस की थी, CAPM मॉडल भी डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर वैक की कैलकुलेशन, यील्ड टू मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट, बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू, बॉन्ड्स की कैलकुलेशन और उसके अलावा थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो मौजूद था। एज पर द एजेंडा जो हमने कल डिस्कस किया, आज हमें स्टार्ट करना है द एरिया ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ठीक है, इसके साथ साथ एक छोटा सा एरिया और हमारे पास होता है इसमें, वो है डीमर्जर का। समवॉट सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस डीमर्जर में होता है। जबकि मर्जर एक्विजिशन में आप कंपनी को एक्वायर या कंपनी को ज्वाइन इन कर रहे होते हैं, जबकि डीमर्जर के अंदर आप एक बिजनेस सेगमेंट को अपने पास से अलग कर रहे होते हैं, उसे बाहर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आके हम मर्जर्स एंड एक्विजिशन के कॉन्सेप्ट को बात करते हैं। अच्छा, पहले एक सवाल आया है सर, मैं आस्क वन क्वेश्चन रिलेटेड टू यस्टरडेज टॉपिक। हाँ बिल्कुल, पहले आप पूछ लें फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। माइक अपना प्लीज बंद रखिएगा तो डिस्टॉर्शन ना हो थोड़ी सी। जी अमील, आप पूछ सकते हैं सवाल। सर वी यूज आफ्टर टैक्स केडी इन कैलकुलेशन ऑफ वैक, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है, हम वैक में आफ्टर टैक्स केडी यूज करते हैं। वैक कैलकुलेट करते वक्त आफ्टर टैक्स केडी लिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा चले, मर्जर इन समर 2017 क्वेश्चन आई कैप इज यूजिंग यील्ड टू मैच्योरिटी इन कैलकुलेशन ऑफ बैक। यार ये वो मेरा ख्याल है एक जीएसआई वाला एक सवाल है, उसके अंदर भी उन्होंने एक जगह पे इस तरह से गलती की है। आई कैप के सोल्यूशन में होता है, कहीं ना कहीं एरर होता है इस तरह से। वो गलती की है उन्होंने डिस्काउंटिंग के लिए, आई नो दैट, वो प्री टैक्स रेट उन्होंने ले लिया है। मैंने क्लास में जब सॉल्व करवाया तो वो सही सॉल्व करवाया है, तो क्लास वाला सोल्यूशन अगर देख लोगे तो वो ईजी हो जाएगा। अगर आपने मेरे पास से नहीं पढ़ा है तो कोई मसला नहीं है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं इंशाल्लाह ताला आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। वो जीएसआई में गलती है, सोल्यूशन में गलती है वो। आप सही सोच रहे हैं बिल्कुल। चले, अब आ जाए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। सर मर्जर के अंदर ये होता है, सिंपल सिंपल ओवरव्यू लेता हुआ चलूंगा चीजों का। मर्जर के अंदर ये होता है कि बेसिकली दो कंपनीज, कंपनी ए या कंपनी बी, कंपनी ए ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है, कंपनी बी नई कंपनी है जिसके अंदर मर्जर होने जा रहा है, ये दोनों अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को कंपनी बी के अगेंस्ट अपनी इक्विटी को सरेंडर कर देते हैं और एक नई कंपनी यहाँ पे बन जाती है विच इज लाइक कंपनी सी। ये कंपनी सी इन दोनों को ओन करती है और जो इन दोनों के पहले शेयर होल्डर्स थे वो शेयर होल्डर्स कंपनी सी को ओन करते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स ऑफ फॉर्मर फॉर्मरली ए एंड बी। एक मर्जर का तरीका कार ये है। दूसरा तरीका ये है कि सिंपल इन दोनों कंपनीज को लिक्विडेट कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए और उनकी जगह एक नई कंपनी बना दी जाए जिसके अंदर सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया जाए। शेयर होल्डर्स जो लिक्विडेट होने वाली कंपनीज के शेयर होल्डर्स हैं वो अब इस नई वाली कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। इसके अलावा दूसरा सिंपल मेथड एक्विजिशन का है, जहां पे एक कंपनी एक्वायर कर लेती है दूसरी कंपनी को। एक्वायर्ड कंपनी परचेजेस द शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी और द एक्वायरी कंपनी। ठीक है, टारगेट कंपनी के शेयर्स को रिलेटिवली ये यहाँ पे परचेज कर लेते हैं। सही, तो हमारी एक्वायरर कंपनी वाली बात हो गई और एक तरफ हमारे ये मर्जर्स वाली बात हो गई। दोनों सिनेरियो आपके सामने, दो तरीके से इसमें सिचुएशन जो है वो देखी जाती है। फिर आप जिस कंपनी को परचेज कर रहे हैं, उस कंपनी को परचेज करते वक्त जो परचेज की कंसिडरेशन है वो क्या होती है? सर एक मिनट में उसको भी जरा क्विकली देख लेते हैं। दो तरीके की परचेज कंसिडरेशन हो सकती है यहाँ पे। एक हो सकता है शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज, जहां पे जिस कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हैं उसके शेयर होल्डर्स को पेरेंट कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं। दूसरा कैश, आप बैंक से लोन वगैरह लेके उनको कैश पे कर देते हैं, वो कंपनी से फारिग हो चुके होते हैं और आपके पास उस कंपनी के शेयर्स आ जाते हैं। डीमर्जर में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। कभी कभी हम अपने एक बिजनेस सेगमेंट को आगे किसी और को बेच देते हैं, एसेट्स लाइबिलिटीज वहां ट्रांसफर हो जाती हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम अपने एसेट्स को या अपने अपने एक सेगमेंट को डीमर्ज करके एक सेपरेट कंपनी बना देते हैं।
एक सेगमेंट को डीमर्ज करके एक सेपरेट कंपनी बना देते हैं और बाद में इस सेपरेट कंपनी को सेल ऑफ कर दिया जाता है। बाद में सेपरेट कंपनी को सेल ऑफ कर दिया जाता है। तो एक तरफ आपके पास बात है मर्जर्स की, एक तरफ है एक्विजिशंस की, एक तरफ है डीमर्जर की। ये तीन तरीके की हमारे पास सिचुएशन आती है। फिर इस सबको करने के लिए जो एक बेसिक मेथड होता है या बेसिक जो नॉलेज होती है वो बिजनेस वैल्यूएशन की होती है। अगर बिजनेस वैल्यूएशन की नॉलेज हमारे पास नहीं है तो हम मर्जर एक्विजिशन को नहीं कर सकते। बिल्कुल स्पिन ऑफ कहते हैं इसको, सही टर्म इसका वही है, स्पिन ऑफ। बिजनेस वैल्यूएशन की अगर बात करें तो बिजनेस वैल्यूएशन में अगेन फिर हमारे पास तीन तरीके का एंगल है। एक हमारे पास वैल्यूएशन का तरीका होता है एसेट बेस्ड, ठीक है। दूसरा तरीका होता है हमारे पास एट द सेम टाइम रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा वो तो एसेट बेस का ही टाइप है, एक मिनट, रियलाइजेबल वैल्यू एसेट बेस का ही टाइप है। ये होती है इनकम बेस्ड या मार्केट बेस्ड, इनकम बेस्ड और द मार्केट बेस्ड, ठीक है। और तीसरी अप्रोच होती है हमारे पास कैश फ्लो बेस्ड। तीन तरीके से किसी भी बिजनेस की वैल्यू निकाली जा सकती है। फिर अगर हम एसेट बेस्ड की बात करें तो एसेट बेस्ड में दो तीन मेथड्स हैं। एक ब्रेकअप वैल्यू है जिसको आप बैलेंस शीट वैल्यू कह लेते हैं, सिंपल। ब्रेकअप वैल्यू में इंटेंजिबल्स को इंक्लूड किया जाता है, इंटेंजिबल्स को इंक्लूड यहाँ पे किया जाता है। जबकि अगर हम ब्रेकअप वैल्यू के अलावा रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखें तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट में इंटेंजिबल्स को सिर्फ तभी इंक्लूड किया जाता है, इंटेंजिबल्स को सिर्फ तभी इंक्लूड किया जाता है ओनली when they have a disposable market value, when they have a market value, या उनको मार्केट में सेल किया जा सकता हो तो, ठीक है। मार्केट में अगर वो सेल हो सकते हैं तो। तीसरी यहाँ पे आपके पास रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस होती है। रियलाइजेबल वैल्यू तब होती है जब नॉन गोइंग कंसर्न कंपनी हो चुकी है। नॉन गोइंग कंसर्न कंपनी के अकाउंट्स कभी आपने देखे हो तो उसके अंदर एसेट्स को उनकी रियलाइजेबल वैल्यूज पे ले आया जाता है, जहां पे जो अमाउंट रिकवर होगा वो लाइबिलिटीज को सेटलमेंट वैल्यूज पे ले आते हैं। फिर जो नेट वैल्यू बचती है वो बिजनेस की रियलाइजेबल वैल्यू कहलाती है। इनकम बेस्ड या मार्केट बेस्ड के अंदर आपके पास पी रेशियो हो गया, ठीक है। आपके पास अर्निंग्स यील्ड मेथड हो गया। यहाँ पे फोकस ज्यादा अर्निंग्स और इनकम के ऊपर होता है, ना कि कैश फ्लो के ऊपर। अर्निंग्स यील्ड या इनकम ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल ये वाला हो गया। इस तरह से इसमें कंपैरिजन किया जाता है विद द अदर पेयर्स इन द इंडस्ट्री। पी रेशियो का यही मतलब है, आप कंपनीज को कंपेयर करते हैं, एक कितना पी रेशियो पे, दूसरा कितना पी रेशियो पे। एक कंपनी की अर्निंग्स यील्ड इतनी है तो दूसरे की अर्निंग्स यील्ड इतनी है, इसलिए इसे मार्केट बेस्ड भी कहा जाता है। इस कंपैरिजन की वजह से ही इसको मार्केट बेस्ड भी कहा जाता है। लेकिन हमारे मर्जर एक्विजिशन की सारी जो जान है वो फंसी हुई है कैश फ्लो बेस्ड में। इसमें दो तरीके होते हैं, एक डिविडेंड वैल्यूएशन या ग्रोथ मॉडल है जो आप कल बहुत डिटेल में वैक के एरिया में रिवाइज कर चुके हैं। दूसरा जो असल मेथड है यहाँ पे वो है फ्री कैश फ्लोस। फ्री कैश फ्लोस टू द फर्म, फ्री कैश फ्लोस टू द इक्विटी। फ्री कैश फ्लोस टू द फर्म का मतलब है कि वो पैसा जो डेट होल्डर्स के साथ साथ इक्विटी होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। कल को अगर कोई इंटरेस्ट पे करना है, डिविडेंड पे करना है, तो उन दोनों को मिला लो, डेट होल्डर्स और इक्विटी होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसा फारिग पड़ा हुआ है, फ्री। फ्री कैश फ्लो इज समथिंग व्हिच इज कंसीडर्ड बिफोर गेटिंग एनी ट्रांजैक्शन विद द डेट होल्डर्स और द इक्विटी होल्डर्स। जबकि टू द इक्विटी के अंदर, फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो पैसा होता है जो आप शेयर होल्डर्स को स्पेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से बता दूं, मर्जर्स और एक्विजिशन करते वक्त सिर्फ नंबर्स को नहीं देखना होता, सिर्फ ये नहीं देखना होता कि आपके लिए एक वायबल डील बन रही है या नहीं बन रही, बल्कि आपको ये भी देखना होता है कि क्या उस बिजनेस का कल्चर, उस कंपनी का कल्चर, उसके एम्प्लॉइज, वहां का एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर, उस प्रोडक्ट की मार्केट, उस प्रोडक्ट की फ्यूचर ग्रोथ, क्या ये चीजें वाकई रैशनल क्रिएट कर रही हैं इस कंपनी को एक्वायर करने का या नहीं कर रही। अब अकाउंटेंट एनपीवी लेके आ गया, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट एनपीवी लेके आ गया और आप कंपनी खरीद के बैठ गए, पता चला उसकी मैनेजमेंट में कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए थे जिन्होंने आपको कभी काम ही नहीं करने दिया। उन्होंने कहा या तो हमारी मानो या सिस्टम तबाह कर देंगे, आपको कभी काम ही नहीं करने दिया, अंदर ही नहीं आने दिया। या उनकी लेबर की यूनियन इतनी सख्त बनी हुई थी कि आपने कंपनी को एक्वायर करने के बाद भी लेबर से जो गलतियां हो रही थी वो आप ठीक नहीं करवा पाए, क्योंकि उनकी यूनियन बहुत सख्त थी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे या आपको लाइफ थ्रेट हो जाएगा, आपकी लीडरशिप के लोगों को लाइफ थ्रेट हो जाएगा।
इस तरह के फैक्टर्स को भी देखना होता है। आगे जाके प्रोडक्ट की सिनर्जी बनेगी, आगे जाके प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से बिक पाएंगे, आगे जाके आपके पास कॉस्ट एफिशिएंसीज आएंगी, ये सब चीजें भी देखी जाती है, सिर्फ नंबर्स नहीं देखे जाते। तो कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा हो, शेयर होल्डर्स ने जो कंपनी के लिए मिशन और विजन बनाया है उसके ऊपर वो पूरा उतर रहा हो, ये सारी चीजें आपने देखनी है। सूटेबिलिटी है, फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, एसएफए मॉडल बिजनेस मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं, ये पूरा मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अंदर देखा जाता है। और उसके बाद फिर किसी किसी कंपनी को जो है वो बाहर एक्वायर किया जाता है, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्री कैश फ्लोज के बेस के ऊपर हम वैल्यूएशन करते हैं। होता सिंपल ये है सर, फ्री कैश फ्लोज टू द इक्विटी एंड फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म। फ्री कैश फ्लोज टू द इक्विटी है, इसको आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट करते हैं। फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म है, इसको आप वैक से डिस्काउंट करते हैं। यहां पर आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी आएगा, यानी पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू आएगी। यहाँ पे आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी आएगा, यानी सिर्फ इक्विटी के कंपोनेंट की मार्केट वैल्यू आएगी। दुनिया भर में अगर आप देखें तो एक बहुत ही ज्यादा मकबूल तरीका इस्तेमाल किया जाता है, वो इस तरह से किया जाता है कि लोग फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म निकालते हैं, उसको वैक से डिस्काउंट करते हैं। यहां पर आ जाती है मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, इस मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी में से लेस कर देते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट, इसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को लेस कर देते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ओवरऑल पर्सपेक्टिव में मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी बाकी रह जाता है। मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी बाकी रह जाता है। इस तरीके से ग्लोबली जो है वो काम किया जाता है और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड भी यही है। लेकिन 12 अगर एग्जामिनर आपसे फ्री कैश फ्लोज टू द इक्विटी निकलवाता है डायरेक्टली, तो कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा रिविजन अगर हम यहाँ पे कर लें इसके फॉर्मूले का, तो मेरे पुराने लेक्चर्स में अल्हम्दुलिल्लाह इसकी नोटिंग लिखी हुई आ रही होगी कहीं पे, जी ये रहा। फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म, फ्री कैश फ्लोज टू द इक्विटी। दो तरीके हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से भी शुरू कर सकते हो, पीबीआईटी से भी शुरू कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर कोई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से शुरू कर रहा है तो फिर ये इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट एडजस्ट नहीं करना है, जैसा आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में दिया हुआ है। पीबीआईटी लिखो, लेस कर दो टैक्स ऑन पीबीआईटी, ये कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी टैक्स नेट हुआ है, तो सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्स का इंपैक्ट ले लेना होता है। आप बहरहाल इसी पोजीशन पे पहुंचेंगे, ये वाली जो पोजीशन है इसी पे पहुंचेंगे, चाहे पीबीआईटी से करो चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से करो, कोई मसला नहीं। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया आपने, इंटरेस्ट को एडजस्ट कर दिया, या पीबीआईटी लिया उसमें से टैक्स को माइनस कर दिया, आप इस पोजीशन पे पहुंच गए। वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसको माइनस करेंगे, नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, जैसे अमोर्टाइजेशन हो गया, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। ठीक है, फिर इसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म आ जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया, वर्किंग कैपिटल माइनस किया, नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस किया, बिल्कुल यही वाली बात। बिल्कुल यही वाली बात आपने माइनस किया, आप इस स्टेज पे पहुंच गए, और पहुंचने के बाद आपने बोरोइंग ऑब्टेन्ड को ऐड कर दिया, रीपेमेंट को माइनस कर दिया, आपके पास फ्री कैश फ्लोज टू दी इक्विटी आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म में से मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को माइनस कर दें तो फ्री कैश फ्लोज ऑफ द इक्विटी आ जाएंगे। ठीक है, या सॉरी मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी आ जाएगा। इनको डिस्काउंट करने के बाद इवेंचुअली आप इनकी मार्केट वैल्यूज तक पहुंच सकते हैं। एक तरीका ये भी है, फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म लिया, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को लेस किया, टैक्स और इंटरेस्ट को ऐड किया, डेट को एडजस्ट किया, फ्री कैश फ्लोज टू द इक्विटी पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये फ्री कैश फ्लोज का समझना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट की टू द एंटायर वैल्यूएशन प्रोसेस, और वैल्यूएशन प्रोसेस से बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है वो बहरहाल समझ में आ जाता है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा फ्री कैश फ्लोज का एक बेसिक फॉर्मूला या बेसिक रिविजन इधर हो जाता है। कोई इस फॉर्मूले को अगर कॉपी करना चाह रहा है तो वो मुझे बता दें, लेकिन आइडियली आपके पास सब लिखा हुआ होगा। ये ऐसा है कोई जो कॉपी करना चाह रहा हो? आई क्या आपने जो स्टडी टेक्स्ट में दिया है वो भी सही तरीका है, पीबीआईटी से शुरू करो तो भी चल सकता है, नीचे का पार्ट सेम है, ये बोरिंग ऑब्टेन्ड वाला, ये वाला, ये सारा पार्ट सेम है। ठीक है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, दोनों तरीके आप बहरहाल फॉलो कर सकते हैं। जब फ्री कैश फ्लोज टू द इक्विटी में जाएंगे और पीबीआईटी से शुरू कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि आपको इंटरेस्ट एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म में आ रहे हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट एडजस्ट करने की जरूरत अगर पीबीआईटी से शुरू कर रहे हैं तो फिर नहीं बनती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वाली बात जो है वो मुकम्मल हो जाती है। बोरिंग ऑब्टेन्ड और रीपेमेंट का एक एलिमेंट यहाँ पर आ रहा होता है।
फ्री कैश फ्लोज टू द इक्विटी, फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म हमें हेल्प करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन निकालने के लिए। सर व्हाई डू वी एडजस्ट बोरोइंग्स, हम इसलिए बोरोइंग को एडजस्ट करते हैं क्योंकि वो पैसा वो है जो शेयर होल्डर्स को देने के लिए फारिग नहीं पड़ा हुआ। हमें जो रीपेमेंट करना है अमाउंट वो माइनस करना है। हाँ, जो बोरोइंग हमने ऑब्टेन करी है उसको हम ऐड कर सकते हैं। जिस जिस साल उसकी रीपेमेंट हो रही होगी रीपेमेंट में माइनस कर देंगे। मिसाल है, एक साल मुझे बोरोइंग मिल रही है, अगले 4 साल में रीपे हो रही है, तो एक साल में ऐड हो रहा है, उस साल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो पैसा पड़ा हुआ है, अगले सालों में माइनस हो रहा है। समझ आ रही है बात? क्योंकि रीपेमेंट वाला पैसा वो पैसा होता है जो आप शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। फ्री कैश फ्लोज टू द इक्विटी का बेसिक मतलब ये समझो, ये वो पैसा है जो बगैर किसी सोचे समझे, बगैर किसी टेंशन के शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। बगैर किसी टेंशन के शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। आपके जहन में आ रहा होगा कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों माइनस करते हैं? इसीलिए करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा जो मैंडेटरी है, जो जरूरी है, जिसके बगैर कंपनी एक्सपेंड नहीं कर सकती, सेल्स अचीव नहीं कर सकती, वो भी माइनस होगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। सर इफ वी कंसिडर द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी सो टेक्निकली द लोन टेकन विल बी इक्वल टू द लोन रीपेड। बिल्कुल सही है, लेकिन टाइमलाइंस में फर्क आ जाता है भाई। एक साल में ऑब्टेन कर रहे हो, अगले सालों में पे कर रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू तो अलग आएगी ना। समझ रहे हो? प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स के लिए जरूरी है कि आप हर साल में उसको एडजस्ट करें। एडजस्ट होने से बस एक ट्रू पिक्चर आ जाती है, वरना तुम्हारी बात सही है कि जब आप लोन लेंगे तो उसको रीपे भी तो करेंगे। बात आपकी बिल्कुल सही। ऑल राइट, समझ में आती है ये बात? एवरीवन गेट्स इट? अब एक स्टेप आगे बढ़ जाए, चले। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी पूरी बात हो गई, हमने वैल्यूएशन को एक रिव्यू कर लिया और हमने समझ लिया कि इसकी बेसिक तरीका कार क्या है। अब देखो, मर्जर एक्विजिशन के अंदर टिपिकली हो क्या रहा होता है? टिपिकली ये हो रहा होता है कि या तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर मर्ज कर रही होती है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही होती है। बहरहाल शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी को, यानी जिसको एक्वायर या मर्ज किया जा रहा है, शेयर होल्डर्स ऑफ द टारगेट कंपनी को दो में से एक चीज मिलती है। या तो उनको कैश मिल जाता है या उनको शेयर्स मिल जाते हैं। ठीक है? या तो ये शेयर्स को शेयर एक्सचेंज होता है, या फिर सिंपल यहाँ पे जो है वो कैश की बात हो रही होती है। दोनों सूरत हाल में वैल्यू एक्सचेंज हो रही है। एक तरफ से कुछ अमाउंट पे हो रहा है या शेयर्स पे हो रहे हैं, दूसरी तरफ से कंपनी के शेयर्स उनको हैंड ओवर किए जा रहे हैं, सरेंडर किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक कैलकुलेशन हम हमेशा बनाते हैं, एलोकेशन ऑफ वेल्थ। एलोकेशन ऑफ वेल्थ निकलती है दो चीजों के कंपैरिजन से, कि भाई वेल्थ बिफोर द मर्जर क्या थी? बोथ ऑफ द पेरेंट, जिस जो एक्वायर कर रहा है, और द सब्सिडरी जो पुराने शेयर होल्डर्स है। वेल्थ बिफोर द मर्जर क्या थी, और वेल्थ आफ्टर द मर्जर क्या है। यानी आप मर्जर होने के बाद जो शेयर्स इनके पास हैं, जो होल्डिंग्स इनके पास है, इनकी वैल्यू क्या बनती है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट प्राइमरीली डिफरेंस टेल्स यू कि इनकी वेल्थ के अंदर कितना इंक्रीज आया, या एट द सेम टाइम कितना डिक्रीज आया। ये यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेशन बन रही होती। सर ये कैलकुलेशन के लिए तो मुझे वेल्थ निकालने के लिए तो ये पता होना कि मार्केट वैल्यू क्या है। बिल्कुल, इस वेल्थ को निकालने के लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। मार्केट वैल्यूज में आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। नंबर वन, वैल्यू बिफोर द एक्विजिशन, वैल्यू आफ्टर द एक्विजिशन। कि एक्विजिशन के बाद इनकी क्या वैल्यूज हो चुकी हैं, एक्विजिशन से पहले इनकी क्या वैल्यू, सॉरी दो चीजें चाहिए होती हैं, तीन नहीं, दो चीजें चाहिए होती हैं। इससे ये वेल्थ कन्फिगर हो जाती है। यहाँ पे आपके वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। कभी कभी बिफोर द एक्विजिशन आपसे वो पी मल्टीपल पे वैल्यूएशन निकलवाता है, कभी किसी और तरीके से निकालता है। अमूमन एक्वायर करना है या नहीं करना, इस बात का डिसीजन लेने के लिए हम फ्री कैश फ्लोज को कैलकुलेट करते हैं, और फिर फ्री कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके उस कंपनी की क्या वैल्यू बननी चाहिए
क्या मार्केट वैल्यू बननी चाहिए, उस मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अमूमन इस डिस्काउंट करने के लिए हमारे पास जो एक्वायर करने वाला है, उसका वैक दिया हुआ होता है, जैसे एक कंपनी है, आज मैं उसको एक्वायर करने की बात कर रहा हूँ। पहले साल वो कंपनी मुझे 100 दे देगी, फिर 200 दे देगी, फिर 300 दे देगी, फिर 400 दे देगी, फिर 500 रुपए दे देगी, और टर्मिनल वैल्यूज उसकी 10,000 रुपए आएगी। ये टर्मिनल वैल्यू आएगी। मैं यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर लगाऊंगा अपने वैक के हिसाब से, और उसकी एक वैल्यू निकाल लूंगा कि भाई ये मुझे कितने में एक्वायर करनी चाहिए। ये मेरी परचेज कंसिडरेशन कहलाती है। दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन। लेकिन एक्वायर करने के बाद इसकी इक्विटी ट्रेड कितने पे कर रही होगी, वो मैं उस वक्त की शेयर प्राइस के हिसाब से निकालता हूं कि मर्जर के बाद, एक्विजिशन के बाद, जो भी मेरा पूरा प्रोसेस है, उसके बाद इसकी वैल्यू कितने पे ट्रेड कर रही। अच्छा, फिर वैल्यूएशन के लिए मुझे सिनर्जी का इंपैक्ट भी डालना होता है। सिनर्जी क्या है सर? 2 + 2 = 5। जब ये दो कंपनीज आपस में मिलती हैं, या आया मर्जर की मदद से या एक्विजिशन की मदद से, जब ये दो कंपनीज आपस में मिलती हैं तो रिडंडेंट रिसोर्सेज को निकाल दिया जाता है। रिडंडेंट रिसोर्सेज को एलिमिनेट कर दिया जाता है। ये रिडंडेंट रिसोर्सेज आपस में एलिमिनेट हो जाते हैं। सही, रिडंडेंट रिसोर्सेज एलिमिनेट हो गए, इसकी वजह से कॉस्ट एफिशिएंसीज आती है, और ये कॉस्ट एफिशिएंसीज आपके सिनर्जीज का पार्ट बनती है। तो हमेशा एक कंबाइंड कंपनी की अगर आप वैल्यू देखो, अगर एक कंबाइंड कंपनी की सीधी सीधी वैल्यू देखो, तो वो 3 तरीके से बनती है। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी ए, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी बी, सेपरेट वैल्यूज, और तीसरा सिनर्जी। कभी कभी एग्जाम में हो सकता है कि वो आपको फ्री कैश फ्लोज की बेस पे बोले कि भाई इस कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालो जिसको तुम एक्वायर करने जा रहे हो, कितने में एक्वायर करना चाहिए। तो आप वैक की बेसिस पे उसको डिस्काउंट कर लेंगे, ये वैल्यू इसकी बिफोर द मर्जर बन जाएगी। एक सवाल ऐसा है जो मैंने अपने रेगुलर बैच में करवाया था, बिफोर द मर्जर वैल्यू बन जाएगी। फिर जब आप सिनर्जी का इंपैक्ट उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो वो फिर फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करने में, कंबाइंड कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, कंबाइंड कंपनी की वैल्यू कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करेगा। फिर एक चीज होती है यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, दैट इज कंबाइंड कंपनी का वैक। कंबाइंड कंपनी का वैक निकालते वक्त मुझे ये देखना होगा कि भाई ये कंपनी ए है, इसका एसेट बीटा कितना है, और अगर कंपनी बी का बिजनेस डिफरेंट है, इफ डिफरेंट बिजनेस, तो फिर कंपनी बी का भी एसेट बीटा कितना है। इन दोनों एसेट बीटा का हम यहाँ वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। वेटेड एवरेज बीटा एसेट निकलता है, इसकी मदद से बीटा इक्विटी निकलता है, बीटा इक्विटी की मदद से सीएपीएम के थ्रू केई निकलती है, और केई के बाद केई और केडी की मदद से आप इवेंचुअली यहाँ पे वैक कैलकुलेट करते हैं, और आपके पास इक्विटी की और डेट की वैल्यूएशन मौजूद होती है। कंबाइंड कंपनी का वैक बन जाता है। कभी कभी वो आपसे कंबाइंड कंपनी का वैक भी बाहर कैलकुलेट करवा सकता है। सर ये किस प्रोपोर्शन में निकलता है? बेसिकली इनकी मार्केट वैल्यूज की प्रोपोर्शन में निकलता है। जो इस कंपनी की कंबाइंड मार्केट वैल्यूज आपको दी जा रही होती है, उसकी प्रोपोर्शन में निकलता है। अगर एसेट्स की बुक वैल्यू दी हुई है तो एसेट्स की बुक वैल्यू पे निकाल लो, वरना अगर उस तरह से दी हुई है तो उस तरीके से कैलकुलेट कर लो। सही, ये तरीका होता है। मार्केट वैल्यू बिफोर एक्विजिशन। आफ्टर एक्विजिशन में तो सिनर्जी का इफेक्ट आ जाएगा ना। कभी कभी ये होगा कि वो सवाल में आपको बता देगा कि भाई आफ्टर एक्विजिशन भी डेट टू इक्विटी रेशियो यही रहना है, आफ्टर एक्विजिशन भी डेट टू इक्विटी रेशियो आपका फलाना डेट टू इक्विटी रेशियो रहना है, इस डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर ये बीटा इक्विटी आप कैलकुलेट कर लो। वो हिंट दे देगा। अगर हिंट नहीं देगा तो फिर मार्केट वैल्यूज की बेस के ऊपर निकालना पड़ेगा। सही। सो ये हमारा एक मर्जर एक्विजिशन का पूरा एक करने का एक पैटर्न होता है, एक फॉर्मेट होता है। सर गोल क्या होता है अल्टीमेट? लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा होता कि मर्जर एक्विजिशन के अंदर इनको अचीव क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। भाई देखो, 2-3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो आप यहाँ पे वैल्यूएशन कर लेते हो, दोनों बिफोर और आफ्टर। एग्जामिनर ये चाहता है आपसे कभी कभी बिफोर और आफ्टर वैल्यूएशन करके बताओ। दूसरा, वो आपसे एलोकेशन ऑफ वेल्थ निकलवाता है कि भाई बताओ मर्जर से इनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ।
तीसरा, एट द सेम टाइम परचेज कंसिडरेशन निकाल लेता है आपसे वो। और चौथा, कंबाइन कंपनी का वैट निकाल लेता है। यही बड़े बड़े मोटे मोटे 3-4 मेथड्स, 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको मर्जर एक्विजिशन में नजर आएंगी। इसके अलावा आपको मर्जर एक्विजिशन में रिक्वायरमेंट्स नहीं नजर आएंगी। मर्जर एक्विजिशन मेजरली यही 2-3 चीजें होती हैं जिसके अराउंड जो है वो ये रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मकसद को समझने की जरूरत है। अगर एक दफा हमें मकसद क्लियर हो जाएगा कि भाई मर्जर एक्विजिशन में एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है, तो हमें कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। या तो वो आपसे वैल्यूएशन निकलवाएगा, या एलोकेशन निकलवाएगा, या परचेज कंसिडरेशन निकलवाएगा, या कंबाइन कंपनी का वैक निकलवाएगा। आम जिंदगी में भी जब मर्जर एक्विजिशन हो रहे होते हैं तो वहां पे चाहिए क्या होता है? वहां पे परचेज कंसिडरेशन चाहिए होती है। वो कहते हैं भाई बता दो कितने में इस कंपनी को एक्वायर करना चाहिए, या एक्वायर करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर इसके अलावा आपसे कहता है कि भाई एक्वायर करने के बाद कितना फायदा हुआ, पुराने शेयर होल्डर्स को कितना फायदा हुआ, नए शेयर होल्डर्स को कितना फायदा हुआ। तो वो एलोकेशन ऑफ वेल्थ से निकल आता है। कितनी वैल्यू देनी चाहिए, परचेज कंसिडरेशन से निकल आता है। कंबाइन कंपनी का वैट पूछता है, वैट निकल आता है। ठीक है, तो ये 3-4 बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं जो मर्जर एक्विजिशन के होते हैं। कभी कभी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से, थ्योरी के पर्सपेक्टिव से वो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई अदर फैक्टर्स बताओ, हमें इस मर्जर और एक्विजिशन को करते वक्त देखने हैं अदर फैक्टर्स। तो भाई अदर फैक्टर्स में चंद एक चीजें आ जाती हैं। आप देखिए कि क्या ये कंपनी के विजन और मिशन के साथ अलाइन हो रहा है। पहली चीज, क्या शेयर होल्डर्स इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वाकई इस प्रोडक्ट में आगे जाके इतना पोटेंशियल है, या ये अभी आपको फैंसी लग रहा है, आगे जाके इतना अच्छा पोटेंशियल इसमें ना हो। क्या ये वाकई बेस्ट यूज है आपके फंड्स का, या और कोई अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी इसके लिए अवेलेबल है। क्या आपके लिए ऑर्गेनिक ग्रोथ सही है, या आपको इस स्टेज पे मर्जर एक्विजिशन में चले जाना चाहिए। उस कंपनी की मैनेजमेंट, वहां का कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनका वर्किंग स्टाइल, ये सारी चीजें, मार्केट में रेपो वगैरह, ये सब आपको देखनी होती है। सर अगर कैश एंड शेयर एक्सचेंज ऑप्शन दोनों हो तो उस केस में कंबाइंड कंपनी वैल्यू एलोकेशन ऑफ वेल्थ को डिस्कस कर ले। यार नॉर्मली तो दोनों नहीं होगा, लेकिन चलो हम कहते हैं कि उन्होंने आधी कंसिडरेशन कैश में दे दी और आधी कही कि भाई जो है वो बेसिकली शेयर्स के फॉर्म में ले लो। तो तुम वेल्थ कैसे कैलकुलेट करोगे? तुम वेल्थ कैलकुलेट करोगे कि कैश कितना मिला और जो शेयर्स मिले उनकी आज मार्केट वैल्यू क्या है आफ्टर द एक्विजिशन, बिफोर द एक्विजिशन। बिफोर द एक्विजिशन तो उनके पास सिर्फ शेयर्स ही थे ना, वो कंपनी ओनर्स थे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। आफ्टर द एक्विजिशन कुछ वैल्यू कैश की आ जाएगी, कुछ शेयर्स की आ जाएगी, ये आफ्टर द एक्विजिशन की वेल्थ बन जाएगी। वेल्थ मतलब वेल्थ, चाहे कैश हो चाहे शेयर्स हो, दोनों उसके अंदर आप ऐड कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार शेयर होल्डर को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। समझ में आई बात? ओनरशिप का स्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल सही बात है सर, ओनरशिप का स्ट्रक्चर देखना होता है। फिर जो एनसीआई है उसका इन्फ्लुएंस कितना है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उनका इन्फ्लुएंस हो, वो बोर्ड पे कोई डिसीजन लेने ही ना दे। पता चला आपने 55% एक्वायर तो कर लिया, लेकिन कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराते हुए आपको वोट ही नहीं मिलता। वो इधर उधर कर देते हैं बात को, कहते हैं नहीं हम जो कह रहे हैं वही सही है, आपको वोट ही नहीं मिल पाता। तो वो वाली चीज को भी यहाँ पे हमें इवेल्युएट करना होगा। सही है? ये वाली चीज को भी हमें यहाँ पे इवेल्युएट करना होगा। ये एक बेसिक आइडिया बन जाता है हमारा पूरा मर्जर एक्विजिशन के केस में, कॉन्सेप्ट रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। इस तरीके से पूरा एक बर्ड्स आई व्यू मर्जर एक्विजिशन का हो गया। अब आप लोग इजाजत है तो हम एक सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चले आए, अब एक सवाल करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं सवाल को यहाँ लेके आ जाऊँ। चले जी, अब हम इस सवाल को पढ़ते हैं। वेस्ट पार्ले कंपनी इज a listed retailer mainly selling food and small household goods. It has outperformed its competitors over the last few years as a result of providing high quality products at reasonable prices. कंपनी का नाम क्या है जी? वेस्ट पार्ले कंपनी, लिस्टेड रिटेलर है, फूड और स्मॉल हाउस होल्ड गुड्स बेचता है, काफी आउट परफॉर्म कर दिया इसने अपने कंपेटिटर्स को, प्राइसेस भी रीजनेबल है, एंड ऑल्सो हैविंग अ स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस ऑनलाइन. It has kept a control on cost, partly by avoiding operating large stores in expensive city center. Instead, it has had smaller stores on the edge of cities and towns and a limited number of larger stores in convenient out-of-town sites.
aiming at customers who want their journeys to shops to be quick. One of its advertising slogans has been, "We are where you want us to be." Westparley Company's share price has recently performed better than most companies in the retail sector generally. Share prices in the retail sector have been relatively low as a result of poor results due to high competition, large fixed cost, and high interest rates. The exception has been shares in retailers specializing in computer and high technology goods. These shares appear to have benefited from a boom generally in share prices of high technology companies. Some analysts believe share prices in many companies in the high technology sector are significantly higher than a rational analysis of their future prospects would indicate. अच्छा, ये मसला सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था, गोरों में भी था. हमारे यहाँ भी अचानक ये वबा चली थी. 12 रुपए का TRG 180 रुपए का हुआ था. वो टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी आई थी अचानक से. लोगों को समझ में आ नहीं रहा था, लेकिन 12,180 का हो गया था. आज TRG के बारे में लोगों को पूछो तो वो कहते हैं TRG मतलब तेरी रकम गई. TRG. चले. Metaverse Company. Westparley Company has identified the listed retailer Metaverse Company as an acquisition target. रिटेल सेगमेंट की जो कंपनीज है उनकी शेयर प्राइसेस अच्छी चल रही है. इन्होंने कंपनी आइडेंटिफाई की एक्विजिशन के लिए बिकॉज इट बिलीव्स द मेटावर्स कंपनीज शेयर्स आर करंटली अंडरवैल्यूड and part of Metaverse company's operations would be a good strategic fit for Westparley Company. Metaverse company operates two types of store. अच्छा, ये क्या करते थे थोड़ा सा हम देख लें. सर ये लिस्टेड रिटेलर थे फूड और स्मॉल हाउस होल्ड गुड्स के. मेटावर्स क्या करता है? मेटावर्स होम मेनली सेल्स लार्जर हाउस होल्ड आइटम्स. वो स्मॉल बेचते थे, ये छोटे, ये बड़े बेचते हैं. एंड होम फर्निशिंग. These types of retailer have performed particularly badly recently, and one major competitor of Metaverse Home has just gone out of business. Metaverse Home operates a number of city center sites but has a much higher proportion of out-of-town sites than its competitors. ठीक है. Larger household items बेचता है. Metaverse Tech sells computers and mobile phones in much smaller outlets than those of Metaverse Home. एक तरफ घर की चीजें बेचता है, होम फर्निशिंग, फर्नीचर वगैरह. दूसरी तरफ कंप्यूटर और मोबाइल फोन बेचता है इन मच स्मॉलर आउटलेट्स. ठीक है. एक्सट्रैक्ट में बताया जा रहा है फ्रॉम मेटावर्स कंपनीज लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट आर गिवन बिलो. प्री टैक्स प्रॉफिट है इनका 1950, लॉन्ग टर्म लोन है 6,500, शेयर कैपिटल है 5,000. The shares of pre-tax profit between Metaverse Home and Metaverse Tech was 80-20. ये 80-20 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ये जो प्री टैक्स प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है होम और टेक के बीच में, 80-20 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. 80%, 20%. Metaverse Home is 80, Metaverse Tech is, ठीक है. तो सर हम इसको बाइफिकेट कर लेते हैं. 1950 का 80% बनता है सर 1560, यानी होम का जो सेगमेंट है दैट इज 1560, और ये बन जाता है 390. 390 प्लस 1560 ये बन जाता है 1950. ठीक है. तो ये आपके पास बाइफिकेशन आ रही है होम और टेक के दरमियान. द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ मेटावर्स कंपनी शेयर्स इज 12,500 मिलियन. ये इक्विटी की वैल्यू निकाल के दी है. एंड इट्स डेट इज करंटली ट्रेडिंग एट इट्स बुक वैल्यू. डेट बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है. ठीक है. ये लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है, इसी वैल्यू पे ट्रेड हो रहा है, जबकि ये 6,500 पे. Westparley company believes that it will have to pay a premium of 15% to Metaverse company shareholders to buy the company. इन्हें कम से कम 15% का प्रीमियम देना होगा. 15% का प्रीमियम देना होगा इस कंपनी को बाय करने के लिए, कम से कम 15%. Westparley company intends to take advantage of the current values attributed to businesses such as Metaverse Tech by selling this part of Metaverse company at the relevant sector price earnings of 18. ये इंटेंड कर रहे हैं कि भाई करंट वैल्यू को फायदा उठाते हुए हम मेटावर्स कंपनी का एक पार्ट जो है वो निकाल देंगे 18 की पी रेशियो के ऊपर, rather than a forecast estimate of Metaverse Tech's present value of future cash flows of 4,500 मिलियन. ये कहते हैं भाई हम इसको बेच देंगे. मेटावर्स टेक वाला जो पार्ट है, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, 18 के ऊपर ऑफ द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो. अब ये प्री टैक्स प्रॉफिट है, इसको पोस्ट टैक्स करो, इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से इसको मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू आ जाएगी. द कंपनीज टैक्स रेट फॉर बोथ कंपनीज 28% पर ईयर. जरा इसको 28% करें. 1 - 28% कितना बन जाता है?
सर 390 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 28% यानी कि 72%, दिस बिकम्स 281, अबाउट 281, ठीक है, 280.8 है, राउंड ऑफ कर दिया। अब 281 को मल्टीप्लाई कर दो 18 से, ये कह रहे हैं हम 5058 में बेचेंगे इसको, करीब करीब, ठीक है, 5054, 5058 इसके अंदर हम इसको बेचेंगे। ऑल राइट, जबकि इसकी फ्री कैश फ्लो की वैल्यू बनती है 4,500 मिलियन। चलो आगे पढ़ते हैं। पोस्ट एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। The post acquisition cost of capital of the combined company will be based on its cost of equity and cost of debt. The asset beta post acquisition can be assumed to be both companies' asset betas weighted average in proportion to their current market value of equity. Both companies' asset beta weight in proportion of the current market value of equity. West Parlay company has 4,000 million shares in issue, currently trading at 8.5. It has 26,000 million का debt, currently trading at 105 per 100. यानी आप 26,000 को डिवाइड बाय 100 करके मल्टीप्लाई 105 कर देंगे. Its equity beta is 1.02. Metroverse company's asset beta is 0.75. The current market value of Metroverse company's shares is 12,500. ऊपर भी बताया हुआ था इसने यहाँ पे हमें कहीं पे, हाँ ये रहा 12,500. Its long-term debt is currently trading at the book value of 6,500, वो यहाँ पे बताया था. Risk-free rate 3.5 है, market risk premium 8 है. Pre-tax cost of debt of the combined company is expected to be 9.8%. Combined company का pre-tax cost of debt दे दिया है इन्होंने निकाल के हमें. It can be assumed that the debt equity ratio of the combined company will be the same as West Parlay company's current debt equity ratio and market values. जो आज डेट इक्विटी रेशियो है, कंबाइंड कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो भी वही रहेगा. सर ये इसने क्यों बताया हमें? ये हमें इसलिए बताया है इसने क्योंकि जब आप वेटेड एवरेज बीटा एसेट की मदद से बीटा इक्विटी पे जाएंगे, तो इस बीटा इक्विटी पे जाते वक्त जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो डेट टू इक्विटी रेशियो ये वाला होगा, करंट डेट टू इक्विटी रेशियो, जो इन्होंने यहाँ पे हमें बता दिया, करंट डेट टू इक्विटी रेशियो. इसकी बेसिस पे आपके पास केई निकलेगी, ठीक है, और इस केई की बेसिस पे सीएपीएम की मदद से फिर आप वैक की तरफ जाएंगे. सही है. कॉस्ट ऑफ डेट उसने हमें निकाल के दे दी है. द टैक्स रेट इज 28%, दोबारा बता दिया. प्लान्स फॉर मेटावर्स कंपनी. द ऑफर फॉर मेटावर्स कंपनी विल बी अ कैश ऑफर. एक सवाल हमने कैश वाला करना है, एक शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज वाला करना है. विल बी अ कैश ऑफर. Any funding required for this offer will be a mixture of debt and equity. Although for the purpose of the calculation, it has been assumed that the overall mix of debt and equity will remain the same, the directors are considering various plans for funding the purchase which could result in a change in West Parlay company's gearing. ये कह रहा है भाई तू अपनी कैलकुलेशन में परेशान नहीं होना, तूने करंट वाला डेट टू इक्विटी रेशियो ही लेना है. लेकिन मैं अब थोड़ी थ्योरी पूछने लगा हूं, उसके लिए ये अज्यूम कर लो कि मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है. As soon as it acquires all of the Metroverse company's share capital, West Parlay would sell Metroverse Tech as it does not fit in with the West Parlay company's strategic plans, and West Parlay company wishes to take advantage of the large values currently attributed to high technology businesses. वो कहते हैं जब घोड़े महंगे बिक रहे हो तो अपना गधा भी बेच देना चाहिए, वो भी महंगा बिक जाता है. तो यही वाली बात कर रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी में सभी महंगा बिक रहा है तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम भी इसको बेच देंगे. West Parlay company would then close Metroverse Homes' worst performing city center stores. It anticipates the loss of returns from these stores would be partly compensated by higher online sales generated by increased investment. ये कह रहे हैं जो फालतू stores हैं वो हम बंद कर देंगे. The remaining city center stores and all out of town stores would start selling the food and household items currently sold in West Parlay. और अपना काम फिर इनसे भी यही वाला काम जो है हम करवाएंगे कि food और household items. And West Parlay company believes that this would increase profits from those stores. West Parlay also feels the reorganizing Metroverse company's administrative functions in using increased power as a larger retailer can lead to synergies after the acquisition. Post acquisition details बताते हैं. Once जब ये tech का business बेच देंगे, West Parlay estimates the sales revenue from the Metroverse home stores which remain open together with the online sales from its home business will be 43260 in the first year post acquisition, and this figure is expected to grow by 3% per year in years 2 to 4. या आगे इन्होंने हमें ग्रोथ का पर्सपेक्टिव भी बता दिया कि भाई एक साल की कैश फ्लोज दे दिए, बाकी सालों में ग्रोथ इस तरह से आएगी. द नेट प्रॉफिट मार्जिन बिफोर the profit margin before interest and tax is expected to be 6%,
एंड सेल्स रेवेन्यू इन ईयर्स 1 to 4। ये भी इन्होंने मार्जिन भी हमें बता दिया। Tax allowable depreciation is assumed to be equivalent to the amount of investment needed to maintain existing operations. However, an investment in assets including working capital will be required of 630 in year 1, in year 2, years 2 to 4. Investment in assets each year will be 0.5 of every $1 increase in sales revenue. After 4 years, the annual growth of cash flows is to be expected to be 2% of the foreseeable future, as well as the free cash flows from Metroverse company. West Parlay Company expects that post-tax synergies will arise from its planned reorganization as follows in the next 3 years. ये इन्होंने free cash flows हमें उसके भी दे दिए। The current market value of Metroverse company shares 12,500 and debt is 6,500। ये तीसरी बार बताई है इसने एक ही बात। आगे कहता है भाई डिस्कस करो बिहेवियरल फैक्टर्स को, इस पर हम बात कर लेंगे। प्रिपेयर अ रिपोर्ट विच कंपेयर्स द एडिशनल वैल्यू, आपके हिसाब से जो एडिशनल वैल्यू क्रिएट हुई है शेयर होल्डर्स के लिए वो बताओ। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो कंबाइंड कंपनी का, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। टोटल वैल्यू कैलकुलेट करो शेयर होल्डर्स को कितनी मिलेगी इस एक्विजिशन से, और असेस करो इसकी स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल वैल्यू जो वेस्ट पार्ले को फायदा होगा आगे जाकर। डिस्कस द फैक्टर्स व्हिच विल डिटरमिन हाउ द ऑफर फॉर मेटावर्स कंपनी विल बी फाइनेंस्ड, इसको कैसे फाइनेंस करना चाहिए, एंड हेंस द लेवल ऑफ गियरिंग व्हिच वेस्ट पार्ले कंपनी विल हैव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा ये सिनेरियो डिस्कस कर लिया, इसको समझ लिया। अब हम एक छोटा सा मगरिब की नमाज का यहाँ पे ब्रेक लेंगे और मगरिब की नमाज के बाद इंशाल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, कोई मसला तो नहीं है? सो आफ्टर द मगरिब ब्रेक हमने इस सवाल को पहले पूरा पढ़ लिया था, अब हम इसकी कैलकुलेशन को जो है वो बहरहाल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एक दफ़ा उन रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं, फिर उसकी कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें देखनी है कंपेयर्स द एडिशनल वैल्यू व्हिच वेस्ट पार्ले कंपनी बिलीव्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ टेक बिजनेस बेस्ड ऑन पीई रेशियो विद दैट ऑफ द प्रोजेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर फ्री कैश फ्लोज। ठीक है, तो ये हमने सॉर्ट ऑफ कैलकुलेट किया हुआ है ऊपर, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। हम इसको 5058 में सेल कर रहे हैं। ठीक है, सेल्स वैल्यू जो हमारे हिसाब से जिस पर हम बेच रहे हैं दैट इज 5058 जो स्टॉक मार्केट में इस वक्त चल रही है, जबकि पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लोज अगर आप देखें तो वो चल रही है करीबन 4,500 मिलियन की। तो यहाँ पे हमारी एडिशनल वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। 5058 माइनस 4,500, दिस गिव्स मी अ नंबर ऑफ 558। 558 का हमने यहाँ पे एक एडिशनल वैल्यू क्रिएट कर ली। ये पहली वाली रिक्वायरमेंट है, प्रीटी सिंपल इजी, सही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कैलकुलेट्स द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंबाइंड कंपनी। कंबाइंड कंपनी का हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करना है। कंबाइंड कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास सबसे पहले वेटेड एवरेज एसेट बीटा होना चाहिए। क्यों, आए देखते हैं। ये हमें यहाँ पे इन्होंने पोस्ट एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए सारी डिटेल दी हुई है। देखो वैक के लिए उसने मुझे डेट टू इक्विटी रेशियो तो बता दिया है, उसने मुझे बोला भाई डेट टू इक्विटी रेशियो करंट वाला ही रहेगा, तो ठीक है, समझ आती है बात। मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट भी इसने मुझे दे दी है, ये प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इसने मुझे 9.8% दी हुई है। मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकलेगी सीएपीएम से, सीएपीएम के लिए चाहिए कंबाइंड कंपनी का बीटा इक्विटी, कंबाइंड कंपनी के बीटा इक्विटी के लिए चाहिए कंबाइंड कंपनी का बीटा एसेट। तो पहले मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा कंबाइंड कंपनी का बीटा एसेट। इसके लिए मुझे दोनों कंपनीज के अलग अलग एसेट बीटा चाहिए होंगे। तो पहले हम मेट्रोवर्स की बात कर लेते हैं। क्या मेट्रोवर्स का एसेट बीटा गिवन है? जी सर, ये रहा 0.75 गिवन है। मेट्रोवर्स एसेट बीटा दिस इज 0.75 एंड दिस इज गिवन। ठीक है, ये 0.75 है और ये यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। इसके बाद वेस्ट पार्ले देख लेते हैं। सर वेस्ट पार्ले का एसेट बीटा क्या इतनी आसानी से गिवन है? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं गिवन। उसका इक्विटी बीटा गिवन है। इक्विटी बीटा से वर्क अराउंड करके हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा बीटा एसेट। वो कैसे निकालेंगे? सर बीटा एसेट इज इक्वल्स टू बीटा इक्विटी इनटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट इनटू 1 माइनस टी। ठीक है, बचपन से हम ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। बीटा इक्विटी क्या गिवन है? जी सर 1.02 मौजूद है। ठीक है, 1.02 कर लिया।
इक्विटी की वैल्यू मौजूद है जी सर, 4000 मिलियन शेयर्स हैं, करंटली ट्रेडिंग एट $8.5, $8.5, ठीक है। तो 4000 मिलियन को आप 8.5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करके आपके पास मार्केट वैल्यू आएगी 4000 मल्टीप्लाई बाय 8.5, कितना बन जाता है ये? 34,000, ठीक है। 34,000 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इसके अलावा हमें इसकी डेट की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डेट के बारे में उसने कहा था 105 पे ट्रेड कर रहा है, 26,000 की बुक वैल्यू है, 105 पे ट्रेड कर रहा है। तो 26,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 105, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 1.05 भी कर सकते थे। ये बन जाता है 27,300, ये बन गया 27,300। तो यहां पर आप 34,000 डिवाइडेड बाय 34,000 मल्टीप्लाई बाय प्लस 34,000 प्लस 27,300 इंटू 1 माइनस 0.28, ठीक है। 1 माइनस 0.28, यहाँ पे 1 माइनस 0.28 करेंगे, आपके पास टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपका एसिड बीटा यहाँ पे बन जाता है, लेट मी डू ऑन द कैलकुलेटर सर, 34,000 डिवाइडेड बाय 34,000 प्लस 27,300 मल्टीप्लाई बाय 0.72 मल्टीप्लाई बाय 1.02, ये बन जाता है 0.65, 0.646 है, राउंड ऑफ करोगे 0.65 हो जाएगा। तो ये आपका बीटा एसिड यहाँ पे बन गया 0.65, और इसको आप 0.65 को यहाँ पर लेकर आ गए, ठीक है। अब आप वेटेड एवरेज बीटा एसिड निकालोगे, इसको आपको वेटेड एवरेज करना है। वेटेड एवरेज के लिए क्या आपके पास दोनों कंपनीज की इक्विटी की मार्केट वैल्यू मौजूद है? बिल्कुल सर, दोनों की मौजूद है। मेट्रोवर्ड्स की इक्विटी की मार्केट वैल्यू है 12,500 और वेस्ट पार्ले की इक्विटी की मार्केट वैल्यू है 34,000। तो 34,000 भी मेरे पास है, 12,500 भी मेरे पास है। दोनों की बेसिस के ऊपर मैं वेटेड एवरेज एसिड बीटा जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। किस तरह? एक का 0.75 है, बिल्कुल सर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस कंपनी की वैल्यू के साथ। सर 0.75 मल्टीप्लाई होगा 12,500 से, ये 12,500 वैल्यू दी हुई है, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, और 0.75 के अलावा यहाँ पे है 0.65, ये मल्टीप्लाई होगा एट द सेम टाइम 34,000 से, ठीक है। ये 34,000 से हो गया। अब आप डिनोमिनेटर में इन दोनों को ऐड कर दो, 12,500 प्लस 34,000। नहीं देखो, थोड़ा सा फर्क है, एक हाउस होल्ड में थोड़ा डिफरेंट काम कर रहा है और एक हाउस होल्ड में थोड़ा डिफरेंट काम कर रहा है। एक के हाउस होल्ड की स्टोर्स का लोकेशन और तरीका का डिफरेंट है, दूसरे का डिफरेंट है। एक स्मॉल आइटम्स में काम कर रहा है, एक लार्ज आइटम्स और होम फर्निशिंग्स में काम कर रहा है, इसलिए एसिड बीटा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। मेरे जहन में भी ये सवाल आया था जब पहली दफा मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया था, लेकिन थोड़ा सा बिजनेस नेचर में डिफरेंस है। तो आप इतनी बड़ी एजम्पशन नहीं ले सकते कि सवाल में जितना कुछ लिखा है वो सब गलत है और जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। तो बहरहाल अब उसने दे दिया है निकाल के अलग अलग, तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ यार बिजनेस में डिफरेंस है, और वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर भी रहा है कि हाँ यार डिफरेंस है। ये वाली चीज थोड़ी सी हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पे। बाकी सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा है, कंप्लीटली ऑन पॉइंट। सर ये आ जाता है 0.76 आ रहा है मेरे पास, तो 0.76 आ रहा है। चैट पे कुछ और आ रहा था। हाँ 0.76 आ रहा है। 0.67 आ रहा है मेरे पास, 76 क्यों आ रहा है? उलट क्यों आ रहा है मेरे पास? मैंने मल्टीप्लाई में गलती तो नहीं की कोई? 0.75 को मल्टीप्लाई किया है 12,500 से, 0.65 को मल्टीप्लाई किया है 34,000 से, और डिवीजन में 12,500 और 34,000 को ऐड कर दिया है। सही तो किया है यार, गलती कहाँ आ रही है? 0.75 मल्टीप्लाई बाय 12,500 प्लस 0.65 मल्टीप्लाई बाय 34,000, 12,500 प्लस
34,000, हाँ सॉरी 0.67 है, ये 0.676 है एक्चुअली, तो इसको 0.68 पे राउंड कर देते हैं, 0.68 पे राउंड कर देते हैं, 0.68, ठीक है, 0.68 पे हम इसको राउंड कर देते हैं। ये हमारा वेटेड एवरेज बीटा एसिड बन गया। अब इसकी मदद से हमें इक्विटी बीटा फाइंड आउट करना है, इसकी मदद से हमें इक्विटी बीटा फाइंड आउट करना है। सर इक्विटी बीटा के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे बीटा एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट इनटू 1 माइनस टी। अच्छा, इसमें जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो उसने बोला था एग्जिस्टिंग यूज होगा, जो अभी वेस्ट पार्ले का है वो यूज होगा। तो अभी जो वेस्ट पार्ले का है उसके हिसाब से तो इसकी इक्विटी की वैल्यू तकरीबन 34,000 है और जो डेट की वैल्यू है वो 27,300 है। डेट बढ़ेगा क्योंकि वो कैश देने के लिए डेट ले रहा है, लेकिन बात उसने कह दी है कि भाई डेट टू इक्विटी रेशियो सेम है तो हम उसको सेम ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप ले लें बीटा एसिड दैट इज 0.68, इस पूरे फ्रैक्शन को डिवाइड करा दो, 34,000 डिवाइडेड बाय 34,000 प्लस 27,300 इंटू 1 माइनस 0.28, 1 माइनस 0.28, ठीक है। तो ये आपके पास बीटा इक्विटी आ जाएगा, कितना आ रहा है भाई 1.07, बिल्कुल सही आ रहा है, 1.07 इज योर बीटा इक्विटी। अब आप यहाँ पे कंबाइन कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लो, उसके लिए आप यूज करेंगे सीएपीएम। रिस्क फ्री रेट हमारे पास कितना दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट हमारे पास दिया हुआ है 3.5 और प्रीमियम दिया हुआ है हमारे पास 8%। मुझे याद रह गया है कहाँ पे दिया हुआ था, ये रहा 3.5 और 8%, मार्केट रिस्क प्रीमियम 8% और 3.5, 3.5% प्लस 8% इंटू 1.07, ये बन जाता है 12.06, ठीक है, 12.06 बन जाता है। 12.06 मेरे पास है, 12.1% कर लो 0.06 की जगह, 12.1% तकरीबन मेरे पास कंबाइन के ही बन जाती है। और इसी तरीके से अब मुझे वैक निकालना होगा। वैक के लिए हम क्या करेंगे सर, वैक के लिए हमारे पास 34,000 पे इक्विटी की वैल्यू हमारे पास 34,000 है, मल्टीप्लाई बाय 12.1%, ठीक है। फिर 27,300 का हमारे पास डेट है, इनटू इसने हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेट बता दिया था 9.8% था आई गेस, कहाँ बताया था, ये रहा 9.8%, 9.8%, लेकिन ये प्री टैक्स है। अच्छा, इसका ध्यान में रखना है। रिडीमेबल इरिडीमेबल कुछ उसने नहीं बताया तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 9.8% डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 0.72 से, और डिनोमिनेटर में ले लो 34,000 प्लस 27,300, ये निकल आया तो अड्डा एसी कंबाइन वैक निकल आया, ठीक है। तो कंबाइन वैक हमारे पास टोटल बन जाता है, अब ये भी बता दो यार, कैलकुलेट कर लिया होगा, 10% सर, 10% हमारा कंबाइन कंपनी का वैक बन गया। 10.1, 10.2 या 9.9, 10% इस तरह से आपके पास वैक आ रहा होगा, ठीक है। वैक हो गया आपका यहाँ पे 10%, ये वाली रिक्वायरमेंट भी आपकी पूरी हो गई, ये कंबाइन कंपनी का वैक निकल आया, weighted average cost of capital of the combined company. Estimates the total value which Westparley company shareholders will gain from the acquisition of Metroverse company. अब इसकी एक्विजिशन से इनको फायदा क्या होगा, ठीक है ना, इनको फायदा क्या होगा एक्विजिशन से, कितनी वैल्यू ये अचीव कर पाएंगे, आए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सर परचेज कंसिडरेशन कितनी है, परचेज कंसिडरेशन के ऊपर, और जो कि कैश में हो रही है, इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि कम से कम 15% प्रीमियम देना पड़ेगा एग्जिस्टिंग वैल्यू पे, कम से कम 15% प्रीमियम देना पड़ेगा एग्जिस्टिंग वैल्यू पे। यहाँ पे हमारे पास किसी जगह पे लिखा हुआ आ रहा था, हाँ ये रहा, ये देखिए, टू पे अ प्रीमियम ऑफ 15% टू मेट्रोवर्स कंपनी शेयर होल्डर्स टू बाय द कंपनी। इस कंपनी को बाय करने के लिए आपको कम से कम 15% प्रीमियम पे करना पड़ेगा। जो इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है, अगर मैं उस एग्जिस्टिंग वैल्यू की बात करूं तो वो कितनी है,
सर वो तो है सिंपल 12,500, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो सिंपल है 12,500। तो आप कैश कितना पे करोगे? 12,500 मल्टीप्लाई बाय 1.15। जब उनको 15% प्रीमियम चाहिए तो चाहिए भाई, ये बन जाता है सर 14,375। इतना आपको कैश देना होगा, 14,375 ये आपको कैश में पे करना होगा। चले आपने ये पे कर दिया, लेकिन इसके बदले आपको वैल्यू क्या मिली? एक क्वेश्चन आया, एक कमेंट आया, सर आई कैप की क्वेश्चन थे, वेलवर्स नहीं होते, इन्फो खुद एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है काफी टू सॉल्व। यार बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैंने मर्जर्स एक्विजिशंस के टैब में तकरीबन 18-20 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं आई कैप के। क्लास में करवाई ही आई कैप के थे ताकि उस पर हाथ सेट हो जाए, लेकिन अब एक डिफरेंट फ्लेवर के लिए इसी के भी करवा रहा हूँ। सही है, तो ये आपकी परचेज कंसिडरेशन हो गई। लेकिन इस परचेज कंसिडरेशन के बदले, इस परचेज कंसिडरेशन के बदले आपको मिला क्या, सामने क्या मिला, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने यहाँ पे। ये वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि हमें सामने क्या मिला। जो सामने मिला उसको और इस वैल्यू को दोनों को मिला लेंगे तो हमारे पास आउटकम निकल के आ जाएगा कि कितना इंक्रीज इन वैल्यू आया। तो इसके लिए वी नीड टू कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द टारगेट कंपनी। मार्केट वैल्यू कह लें या वो वैल्यू जिसपे ये होनी चाहिए, जिसके लिए इन्होंने हमें ये कैश फ्लोज दिए हुए हैं, ये फ्री कैश फ्लोज दिए हुए हैं, रेवेन्यू बताया हुआ है, ग्रोथ बताई हुई है, ये 6% सेल्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारा फ्री कैश फ्लो वगैरह सब यहाँ इन्होंने हमसे कैलकुलेट करवाना है। ठीक है, तो आए अब जरा उसकी कैलकुलेशन को देखते हैं। सही है, ये सारी कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सर इन्होंने हमें 4 साल की डिटेल दी है, ईयर 1 to 4, ईयर 1 to 4 हर जगह 4 साल की डिटेल दी है। तो आए जी, तहरीक चलाएं, प्यारे देश में अपने सफाई की आदत आम बनाए। आ जाए कैलकुलेट करते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू ले लेते हैं। सर रेवेन्यू के बारे में इसने कहा था कि स्टार्टिंग होगी 43,260 से, और फिर उसके बाद ग्रोथ आती रहेगी 3% की सारों सालों में। तो 43,260 ले लें आप पहले साल में, और फिर उसमें 3% की ग्रोथ ले लें। 43,260 इंटू 1.03, दिस बिकम्स 44,558 में राउंड ऑफ करता हुआ चलूंगा, 44,558, इसको करो 1.03, ये बनता है 45,895, इसको करो 1.03, ये बनता है 47271। यार मैं एक्सेल को बड़ा याद कर रहा हूँ, मेरा एक्सेल खराब हो गया है, वरना मैं सारे सवाल ऐसे एक्सेल में करता हूँ। चले जी, 43,260 के बाद ये कहता है द प्रॉफिट मार्जिन बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 6%। तो आप मार्जिन ले लो इसका 6% पे, मार्जिन एट द रेट ऑफ 6%, 43,260 इंटू 6%, ये बन जाता है 2596 करीब करीब, और फिर इसको 1.03 से ग्रो कराते जाओ, एक ही आंसर आएगा 2673। फिर आएगा जी 2753, फिर आएगा जी एट द सेम टाइम 2836। कहीं पर कुछ गलत आ रहा हो, अलग आ रहा हो तो मुझे प्लीज बताना। ह्यूमन एरर कैलकुलेशन में मुझसे भी हो सकता है कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, 2836 आ रहा है हमारे पास, मार्जिन आ गया। मार्जिन के बाद हमें टैक्स लेना होगा, टैक्स एट द रेट ऑफ 28%, टैक्स एट द रेट ऑफ 28%। ठीक है, 28% अगर मैं टैक्स लेता हूं तो कितना बन जाता है? 727 749 वायर, कैलकुलेट करके टाइप भी कर रहे हैं चीते, 771। वैसे टैक्स को भी 1.03 से ग्रो करा दो, यही चीज बनेगी 794। ठीक है, 794। इसी का दिल पता नहीं कैसे मानता है इतना अच्छा और सुथरा और अच्छी कैलकुलेशन वाला सवाल बना के, फिर भी बेचारे लोग क्लियर नहीं कर पाते। इसके अलावा कुछ एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है भाई। ठीक है, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है ये देखो,
वर्किंग कैपिटल 630 है, ठीक है, 630 यहाँ माइनस कर दो। आगे के सालों में थोड़ा सा इसने घुमाया है। इन, यहाँ जुमला मुकम्मल हो गया, फुल स्टॉप। इन ईयर 2 to 4 investment in assets each year will be 0.5 of every $1 increase in sales revenue. 0.5 of every $1 increase in sales revenue, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इंक्रीज कितना बन रहा है हमारा, 44558 माइनस 43260, ये हो जाता है 1298। इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 649। ये बन जाएगा तुम्हारे पास 649। सिंपल पिछले वाले रेवेन्यू का डिफरेंस निकाल लें और डिफरेंस निकाल के उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगला है 45895 माइनस 44558 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये बन जाता है 669, ठीक है। और 47271 माइनस 45895 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये बन जाता है 688, ठीक है जी। ये 688 बन गया, बेहतरीन काम हो गया सर, जबरदस्त चीज हो गई। डेप्रिसिएशन के बारे में कह रहे हैं कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बराबर ही है, तो ठीक है, उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये आपके फ्री कैश फ्लोज अब यहाँ पे निकल आएंगे, फिर आप डिस्काउंट फैक्टर लगाएंगे। यहाँ पे निकल सकते हैं फ्री कैश फ्लोज 43260 प्लस 2596 माइनस 727 माइनस 630, यह आ जाता है 44। अरे नहीं, रेवेन्यू को ऐड नहीं करेंगे मुजम्मिल मनाफ, गलती कर रहे हो, रेवेन्यू पे तो परसेंटेज लगेगी। 2596 माइनस 727 माइनस 630, लाहौल वाला कुव्वत, कैसे गलती हो सकती है। 1239, ठीक है। फिर 2673 माइनस 749 माइनस 649, ये बन जाता है 1275, ठीक है। ईयर 3 का बता दो अगर किसी ने निकाल लिया है तो। 1314 और ईयर 4 का 1354। अरे जबरदस्त लड़के, बेहतरीन काम हो गया। अब यहाँ आप निकाल लें टर्मिनल कैश फ्लोज। सर आपने सिनर्जी के कैश फ्लोज यहाँ क्यों नहीं लिए? ये देखो इसलिए नहीं लिए, बताता हूँ। सिनर्जी के जो कैश फ्लोज है ना 700, 750, 780, ये सिर्फ 3 साल तक है, इस पे टर्मिनल कैश फ्लोज अप्लाई नहीं होंगे। तो अगर हम इसको ले लेते हैं, खुदा ना खास्ता टर्मिनल कैश फ्लोज अप्लाई कर देते हैं, तो एक मसला हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे इसने बोला है आफ्टर 4 years the annual growth rate of free cash flows is expected to be 2% for the foreseeable future। वैसे ईयर 4 है तो हम फ्री कैश फ्लोज ले सकते हैं, मसला नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ 3 साल में ऐड होगा, चौथे साल में तो नहीं होगा। हाँ ले सकते हैं, चलो सही है। टर्मिनल कैश फ्लोज से पहले यहाँ पे सिनर्जी के कैश फ्लोज ऐड कर लें। सिनर्जी के कैश फ्लोज ऐड करके टोटल बता दें। लास्ट वाला तो सेम रहेगा 1354। ये है हमारे पास सिनर्जी की कैश फ्लोज, पोस्ट टैक्स सिनर्जीज, पोस्ट टैक्स सिनर्जीज 700, 750, 780। आखिरी साल में नहीं है ना, तो कोई मसला नहीं है। देखो सिनर्जी वाला पॉइंट मैंने पहले इसलिए इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि मुझे ये डर था कि सिनर्जी के साथ तो उसने परपिचुटी की बात नहीं की है ना। ये टर्मिनल कैश फ्लोज जो 2% पे ग्रो हो रहे हैं, ये इसने बात नहीं की है। तो मैंने सोचा था कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग से निकाल लेंगे, पहले ये करके मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू अलग से निकाल के डाल देंगे। ये सिनर्जी के कैश फ्लोज हैं, दोनों कंपनीज के मिलने की वजह से जो रिडंडेंसीज होंगी, जो डुप्लीकेशन रिमूव होगी, उस डुप्लीकेशन के रिमूव होने की वजह से, उस डुप्लीकेशन के रिमूव होने की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा वैल्यू के अंदर, तो वो 700, 750 और 780 का बनता है। ये 700, 750 और 780 यहाँ पे मैंने इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि ये ईयर 4 के अंदर तो नहीं है, तो ईयर 4 का जो टोटल होगा उसको तुम टर्मिनल पे एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो, एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो। तो वो एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए इनका इंपैक्ट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको यहाँ इंक्लूड किया जा सकता है। इट्स जस्ट दैट। समझ आया पॉइंट? अब यहाँ इसको टोटल कर लें, मुझे रिवाइज टोटल बता दीजिएगा।
2596 माइनस 727 माइनस 630 प्लस 700 1939, ठीक है। 2673 2025 2026 खाली एक का फर्क है बस। अच्छा 2094 है और फिर 1354 है। ये ईयर 3 को एक दफा चेक कर लो भाई, दो लोगों ने अलग अलग आंसर दिए हैं। 209493 यहाँ इसी तरह से आ रहा है, 93 आ रहा है। एक आध रुपए का राउंड ऑफ हो तो छोड़ देना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 1354 आ गया। अब आप टर्मिनल कैश फ्लो ले लो। सर टर्मिनल कैश फ्लो कैसे आएगा? बड़ा आसान है सर, 2% की ग्रोथ है। 1354 लेटेस्ट कैश फ्लो है, मल्टीप्लाई बाय 1 + 2% अपॉन 10% का वैक है, कंबाइंड कंपनी का 2% की ग्रोथ है। सो 1354 मल्टीप्लाई बाय 1.02 अपॉन 0.10 माइनस 0.2, ये बन जाता है 17264। 17264 ये आपका टर्मिनल कैश फ्लो बन जाएगा। 17264। अब इस सबको टोटल कर लो और ये आपके फ्री कैश फ्लोज निकल आए। इसकी प्रेजेंट वैल्यू ईयर 4 के एंड पे आएगी, इसलिए यहाँ पे ऐड की है। 1935 2025 2093 1354 प्लस 17264, ये बन जाता है 18618। ये बन जाता है 18618। ये आपके तमाम तर करके आपके फ्री कैश फ्लोज बन गए। अब इनकी जरा डिस्काउंटिंग करो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो और मुझे मार्केट वैल्यू बताओ। वैल्यू ऑफ द कंपनी कहेंगे, मार्केट वैल्यू तो ऑलरेडी स्टॉक पे कमी चल रही है, अंडर वैल्यू चल रहा है। जल्दी से बताएं भाई, डिस्काउंटिंग करें, डिस्काउंटिंग करके वैल्यू ऑफ कंपनी बताएं। और वैक क्या लेंगे, डिस्काउंट रेट क्या लेंगे? सर वैक होगा 10%, 10% पे डिस्काउंट करेंगे। सिंगल कंपनी के कैश फ्लोज होते हैं तो अलग बात थी, ये कंबाइंड कंपनी के कैश फ्लोज हैं। वन 7727। सारे लोग चेक कर लें भाई अपने पास। 17727, ठीक है। कंबाइंड मार्केट वैल्यू 17727, ये 17275 आ रहा है। हाँ उसे पहले एड बैक कर देते, बिल्कुल ऐसे ही। 17725 आ रहा है, एक 17727 आ रहा है। अच्छा ठीक है, 1772527, ठीक है, ये ठीक है। ये वैल्यू ऑफ कंपनी बन जाएगी। वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनी सर ये है 17727, लेकिन आपके पास कुछ एडिशनल डेट भी तो आया है। इस कंपनी को एक्वायर करने की वजह से आपके पास कुछ डेट भी तो आया है। बिल्कुल सर ऐसा ही है, इस कंपनी को एक्वायर करने की वजह से कुछ हमारे पास एडिशनल डेट भी आया है। जब हमने इस कंपनी को एक्वायर किया तो हमारे पास करीबन करीबन डेट का भी एक प्रोपोर्शन आ गया। तो वो डेट का प्रोपोर्शन कितना है सर? डेट के प्रोपोर्शन को भी हमें यहाँ पे माइनस करना होगा। $6500, बिल्कुल ऐसा ही है। इस कंपनी को एक्वायर करने की वजह से 6500 का मेरे पास डेट का प्रोपोर्शन भी आ गया। तो 17727 माइनस 6500, ये बन जाता है 11127, ठीक है, 11127। इसके अलावा मैंने कुछ सेल भी करा है, सेल ऑफ टेक बिजनेस। टेक बिजनेस को मैंने सेल किया है, बिल्कुल सर, टेक बिजनेस को सेल किया है। कितने में किया? 5058 में। ये टेक बिजनेस को मैंने 5058 के ऊपर कंपनी में
सेल कर दिया, तो उसका मेरे पास एक तरीके से कह लो कि कैश भी आ गया। वो कैश तो एडिशनल है, इसके अंदर तो उसके रेवेन्यू शामिल ही नहीं है ना। ये जो रेवेन्यू आप देख रहे हो उसके अंदर टेक बिजनेस के रेवेन्यूज तो है ही नहीं, वो तो अलग से मेरे पास कैश आया है 5058, ये मेरे पास टोटल बन गया। ठीक है, मैंने इसमें से परचेस कंसिडरेशन कितनी पे की है? सर परचेस कंसिडरेशन मैंने यहाँ पे की है एट द सेम टाइम 14375, तो वो आप माइनस कर दो। 14375, 11227 प्लस 5058 माइनस 14375, ये बन जाता है 1910। करीब करीब आप कह सकते हैं कि हमने इतनी वैल्यू इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन से, इस सारी चीज से, हर चीज से मिला के करीब करीब हमने इतनी वैल्यू को जो है वो अचीव किया 1910 के आसपास। कंबाइन कंपनी की वैल्यू थी, इसमें से एडिशनल डेट हमने निकाल दिया, ठीक है, जो हमारे पास आ रहा है, टेक बिजनेस को बेच दिया और परचेस कंसिडरेशन को एज सच माइनस कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास एक एडिशनल वैल्यू वाला एलिमेंट आ गया, इसको आप अपने पास कॉपी कर लें। अच्छा, अब एक चीज की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर अपनी ठीक रखिएगा, अमूमन एग्जाम में हमारी इस तरह से हमसे गलती हो जाती है। ये जो रेवेन्यूज हमें यहाँ दिए हुए ना 43260 44558, ये वाली सारे रेवेन्यूज, इसके बारे में देखो, ये रेवेन्यूज के बारे में कहता है सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम मेट्रोवर्स होम स्टोर्स। ये एक कंपनी का रेवेन्यू बताया जा रहा है, ठीक है, एक कंपनी का, टुगेदर विद द ऑनलाइन सेल्स फ्रॉम इट्स होम बिजनेस, ये मिला के इतना रेवेन्यू बनेगा। तो आपने यहाँ पे उस कंपनी की वैल्यू निकाली है जिसको आपने एक्वायर किया है, मार्केट वैल्यू ऑफ द टारगेट कंपनी। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे ठीक कर लें, कंबाइन कंपनी नहीं बनता, वरना हम जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी वो भी माइनस करते फिर एडिशनल वैल्यू निकालते। तो ये वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी है, टारगेट कंपनी की मार्केट वैल्यू, इसमें से डेट हमारे पास इतना आया था वो माइनस किया, तो जो इक्विटी की वैल्यू बनती है वो बनी, सेल ऑफ टेक बिजनेस किया और परचेस कंसिडरेशन माइनस किया, तो हमारे पास वैल्यू क्रिएटेड, ये एडिशनल वैल्यू आ गई। अगर ये कंबाइन कंपनी की वैल्यू होती तो फिर मैं दोनों का डेट माइनस करता, पुराने वाले का भी नए वाले का, फिर इक्विटी की वैल्यू निकालता और उसको कंपेयर करता कि पहले शेयर होल्डर्स की इक्विटी वैल्यू मार्केट में क्या थी और अब क्या है, और उस पूरे को कंपेयर करके एडिशनल वैल्यू निकाली जाती, जैसे हम वेल्थ के अंदर करते हैं, एलोकेशन ऑफ वेल्थ के अंदर करते हैं, वैल्यू क्रिएटेड के अंदर करते हैं। यहाँ पे सिर्फ टारगेट कंपनी की बात हो रही है, तो एक छोटी सी करेक्शन यहाँ पे अपने पास ये वाली कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो जाता है। दिस क्वेश्चन इज डन।